Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. एक बहुत छोटी वीडियो होने वाली है दोस्तों। उसका रीजन ये है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, वो आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली में लक्ष्मीकांत की किताब की ये 3 इंपॉर्टेंट टेबल्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं दोस्तों कि लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की किताब अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको खरीद लीजिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स बताऊंगा जो आपको याद रखने ही रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है आर्टिकल 1 से 4 में, पता होना चाहिए। सिटीजनशिप्स 5 से 11, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51। ये मेरे ख्याल से जिसने थोड़ा भी सीरियसली पढ़ा उसे पता होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में। फिर अगर आप यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 151, जिसमें से एग्जीक्यूटिव 52 टू 78, पार्लियामेंट 79 टू 122। एक बात, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 कौन सी पावर है? ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यूनियन जुडिशरी आती है 124 से 147 में। फिर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये आता है 148 से 1 से 51। देखिए दोस्तों, ये आपको याद करना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बता दूं। होता क्या है कि कभी कभी जब यूपीएससी मेंस में मान लीजिए आप किसी आंसर को लिख रहे हैं या फिर किसी ऐसे में आप किसी आंसर को लिख रहे हैं और मान लीजिए संविधान में लिखित किसी भी आर्टिकल के बारे में आपको कोट करना हो, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव के बारे में कुछ कोट करना हो या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कोट करना हो, तो अगर आपको यहाँ पे याद है कि भाई ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस आर्टिकल 123 को आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, नंबर थोड़े अच्छे मिलेंगे। फिर कहीं पे अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की अगर बात कर रहे हो, उस फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में आप सेंटर पे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एग्जांपल दे देते हो और ये लिख देते दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 148 टू 151, तो ये आपके आंसर को एक डेप्थ देगा। इसलिए कुछ सिलेक्टेड याद रहिए, फायदा ही देगा। फिर आगे बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं 152 से 237 में, ठीक है। उसके सब क्लासिफिकेशन है यहाँ पे नीचे। फिर जैसे कि आर्टिकल 123 में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट थी, आर्टिकल 213 में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर है। एग्जैक्टली ये क्या है दोस्तों, ये जब हम इन चैप्टर्स में पहुंचेंगे इंडिविजुअली तब देखेंगे। हाई कोर्ट्स आती हैं आपकी 214 से 232 में, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स 233 से 237 में। फिर आगे द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसको डिलीट कर दिया गया है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको डिलीट किया गया है। पहले आर्टिकल 238 में था, अब ये नहीं है। यूनियन टेरिटरीज आती हैं आर्टिकल 239 टू 242 में। पंचायत आती हैं 243 टू 243O। फिर आगे आप म्युनिसिपैलिटीज की बात करें तो 243P टू 243ZG, कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243ZH टू 243ZT। देखिए म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के आर्टिकल्स को और पंचायत के आर्टिकल्स को रटना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद रखने में बताता चलूंगा। फिर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, अच्छा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स ये आता है 245 से 263। तो कभी कभी पीसीएस में भी ये सवाल पूछ दिए जाते हैं कि भाई रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स कौन से आर्टिकल के ग्रुप में आता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A। कौन सा वो आर्टिकल था जिससे प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के एक लीगल राइट बनाया गया था? बता चुका हूं दोस्तों, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? वो था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। पढ़ा रखा मैंने आपको आगे पहले। फिर सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स आर्टिकल 308 से 323। नीचे दिए आर्टिकल में बताइए कि यूपीएससी का प्रावधान कौन से भारत के संविधान के आर्टिकल में किया गया है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो कि है ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स आते हैं आर्टिकल 323A से 323B में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इनको इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसको आगे भी देखेंगे। इलेक्शंस आते हैं 324 से 329 में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं 343 से 351 में। ये सारे आर्टिकल्स कभी कभी जब मैं अपने एडिटोरियल के डिस्कशंस करता हूँ वहां पे भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इमरजेंसी प्रोविजंस 352 से 360 में, जिसमें 352 में नेशनल इमरजेंसी दे रखी है, 356 में प्रेसिडेंट रूल दे रखा है, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी दे रखी है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है 368। अमेंडमेंट में अलग अलग तरीके की मेजोरिटीज होती हैं, स्पेशल मेजोरिटीज, कितने तरीके की स्पेशल मेजोरिटीज हैं ये भी मैंने पहले आपको अपने एडिटोरियल की वीडियो में समझा रखा है। जरूरत पड़ी तो एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा इसकी। ओके दोस्तों, फिर जो पार्ट 7 था जो कि पार्ट बी स्टेट्स के साथ डील कर रहा था,
तो वो ऑब्वियसली बात है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू हटाया जा चुका है। पार्ट 4A, ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 4A क्या है, ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। और पार्ट 14A, ये पार्ट 14A क्या है, तो ये है भैया आपका ट्राइब्यूनल्स, आर्टिकल 323A और 323B वाले ट्राइब्यूनल्स। इन दोनों को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। पार्ट 9A जो कि आपका डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज से, उसको जोड़ा गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। और पार्ट 9B जो कि डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, उसको जोड़ा गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करेंगे दोस्तों। तो भैया पहला है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जैसे जैसे इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे पहुंचेंगे ये सब चीजें देखेंगे दोस्तों। फिर आता है भाई आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 आपका फंडामेंटल राइट्स में है कि भाई अगर फंडामेंटल राइट्स से कोई लॉ इनकंसिस्टेंट होता है तो वो तुरंत अमान्य हो जाएगा। फिर 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 14 पे हम अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे डिटेल में। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये सब याद रखिए दोस्तों क्योंकि कोट करने में काफी काम आएंगे आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 में बहुत दे रखे हैं। 20 और 21 इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होंगे, इसमें बात की है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। 21A ये है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था ये, इसको जोड़ा गया था दोस्तों 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। इसमें यह बोला गया था कि भाई वो बच्चे जो कि 6 से 14 साल की उम्र में हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि एजुकेशन उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो उनके पास पैसे नहीं है, ये गरीब है, इस बेसिस पे उन्हें एजुकेशन ना दी जाए, ये बात बिल्कुल गलत है। फिर आगे आता है आर्टिकल 25, 30, आर्टिकल 31C। 31C क्या बोलता है, सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसके बारे में बात की जाए दोस्तों कि 31C कौन से अमेंडमेंट से आया था, तो 31C आया था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। एक्चुअली में उस समय हो क्या रहा था दोस्तों कि जो सरकार थी वो जमींदारी की प्रथा को एबॉलिश करने के लिए बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लेके आ रही थी। और जब लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के लैंड छीने जा रहे थे। तो वो लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास। कोर्ट ने केस अपने हाथ में लिया तो गवर्नमेंट के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाना मुश्किल हो गया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31C लेके आया। ये क्या होता है जब हम इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे। अगला है भाई आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके दोस्तों, तो ये मैंने पहले थोड़ा बहुत डिस्कस किया, बाद में भी इसको डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 40 ये सब आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हैं, तो विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। फिर आर्टिकल 45 में प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। फंडामेंटल राइट्स 21A में क्या था, 6 से 14 ईयर्स। फिर आर्टिकल 46 देख लीजिए। आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आर्टिकल 74 डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। फिर 78 इन सबको ठीक से देखेंगे। आर्टिकल 110 में दे रखा है मनी बिल्स की डेफिनेशन। आर्टिकल 112 में बजट की बात होती है, हालांकि बजट नहीं है, उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले ही बता चुका हूं आर्टिकल 123 में है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दोस्तों। तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या कोई भी एक हाउस अगर पार्लियामेंट का सेशन में नहीं है, उस केस में अगर इमरजेंसी है किसी लॉ को लाने के लिए तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है। आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। 155 के अंदर गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, इसीलिए गवर्नर को एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहा जाता है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस गवर्नर की पोस्ट का बहुत मिसयूज किया है। फिर आर्टिकल 161 में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स हैं। 163, 167 इन सबको बाद में देखेंगे। 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और भी अलग अलग है दोस्तों। फिर आर्टिकल 226 में, तो आर्टिकल 32 जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए था, आर्टिकल 226 वैसा ही हाई कोर्ट के लिए है। तो हाई कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन आर्टिकल 226 में आता है। फिर अगला आते दोस्तों आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे दिल्ली यूनियन टेरिटरी के बारे में बात की है। तो भाई इस आर्टिकल 239 AA को लाया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1991 में, तो इसके थ्रू इसको लाया गया था। फिर आर्टिकल 249 दे रखा है
कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है तो। आर्टिकल 262 में एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। इंटरस्टेट काउंसिल की बात की गई आर्टिकल 263 में। फेडरलिज्म से रिलेटेड अगर आपको कहीं आंसर लिखना है तो इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 को आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 275 में ग्रांट ऑफ यूनियन टू स्टेट्स, यूनियन जो समय समय पर ग्रांट देता है स्टेट्स को, उसके बारे में बात की गई है। 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की है। आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया गया तो वो यहां पे आया। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात की, जिसके लिए आप लोग अपनी जवानी फूक रहे हो। फिर आर्टिकल 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है, यूनियन के लिए, स्टेट्स के लिए। 320 में बताया गया पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे काम करेंगे। 323 ए में है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। 324 से शुरू हो जाता है आपका इलेक्शन कमीशन। 352 में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है। 356 में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, जिससे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर आर्टिकल 368 में पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 370 टेम्परेरी प्रोविजंस थे जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन अब वो टेम्परेरी प्रोविजंस भाई हट गए हैं कुछ समय के लिए, हमेशा ही हट गए हैं। और अब आर्टिकल 35 को तो पूरा ही हटा दिया गया और 370 को इनऑपरेटिव कर दिया गया। 370 के टेक्स्ट को हटाया नहीं गया हमारे संविधान से, बट 370 को इनऑपरेटिव कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। अब यहां पे बात करेंगे दोस्तों हम लोग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहले शेड्यूल में आता है भाई नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, और उसी शेड्यूल में आपका नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। तो अभी भाई जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसके लिए भाई एक सिंपल अमेंडमेंट लेके आया गया, आर्टिकल 368 के अंदर उसको अमेंड नहीं किया गया। अगर आर्टिकल 370 को आपको पूरा का पूरा उड़ाना होता दोस्तों, तो फिर आपको स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास कराना होता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि जम्मू एंड कश्मीर को पूरा इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना है, तो हमको 370 की जरूरत ही नहीं। आर्टिकल 35 ए को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ इनऑपरेटिव किया और साथ साथ इस फर्स्ट शेड्यूल को एक सिंपल मेजोरिटी से बदल दिया। तो एक स्टेट 2 यूनियन टेरिटरीज में बढ़ गया। फिर आगे देखते हैं सेकंड शेड्यूल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सेकंड शेड्यूल में बता रखा है कि क्या इमोल्यूमेंट्स होंगी अलग अलग, जो हमारे यहाँ पे डिग्निटरीज है उनके अलाउंसेस क्या होंगे, उनके प्रिविलेजेस क्या होंगे। तो किसकी बात कर रखी है यहाँ पे प्रिविलेजेस में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रखी है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की, लोकसभा के स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर के, राज्यसभा के चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन के, ये बड़े बड़े डिग्निटरीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, हमारे हाई कोर्ट के जजेस के, हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के प्रिविलेजेस। फिर भाई ओथ एंड एफर्मेशन की बात की गई है। तो थर्ड शेड्यूल में ओथ्स और एफर्मेशन दे रखी हैं अलग अलग डिग्निटरीज की। तो किसकी दे रखी है थर्ड शेड्यूल में ओथ्स, तो यूनियन मिनिस्टर की दे रखी है। पार्लियामेंट में जो लोग इलेक्ट होंगे उनकी दे रखी है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ दे रखी है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ओथ दे रखी है, स्टेट मिनिस्टर्स की, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, फिर मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। एक बात दोस्तों, क्या कोई एक ऐसा नाम दिख रहा है जो इस लिस्ट में मिसिंग है? क्या प्रेसिडेंट की ओथ थर्ड शेड्यूल में दे रखी है? देखिए इसको, आगे चलते हैं। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, तो फोर्थ शेड्यूल में बताया गया कि भाई राज्यसभा में जो सीटें एलोकेट होंगी अलग अलग स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की, वो कैसे होंगी, तो शेड्यूल 4 में दे रखा है। इसके लिए आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 है। फिफ्थ शेड्यूल की बात की जाए तो भाई वो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 244 में इसकी बात कर रखी है। सिक्स्थ शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के साथ डील करता है, AMTM के ट्राइबल एरियाज के साथ, और इसमें जो M है वो मणिपुर नहीं है। तो A से आसाम समझ सकते हैं, T से आप त्रिपुरा समझ सकते हैं। M को समझने के लिए मेघालय मिजोरम याद रखिएगा, क्योंकि मणिपुर नहीं आएगा इसमें। तो आर्टिकल 244 और 275 है। फिर 7 शेड्यूल की बात करें तो 7 शेड्यूल में भाई यूनियन स्टेट्स के बीच में पावर्स को बांट रखा गया है। तो भाई यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लॉ बनाने की ताकत यूनियन गवर्नमेंट के पास है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे जब वहां पहुंचेंगे। 8th शेड्यूल की बात करें दोस्तों, तो देखिए 8th शेड्यूल में दे रखा है कि वो लैंग्वेजेस जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया, पहले 14 थी अब 22 है,
344 से 351 में ये आता है। यहां पे वो 22 की 22 लैंग्वेजेस बताई गई हैं। फिर ये भी बताया गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई, तो सिंधी को जोड़ा गया 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से, कोनकरी मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, बोडो डोंगरी मैथिली संतली को जोड़ा गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, उड़िया को ओडिया नाम दिया गया 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। फिर हम बात करते हैं दोस्तों 9th शेड्यूल की। तो 9th शेड्यूल क्या है दोस्तों, इस 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था फर्स्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू। हुआ क्या था दोस्तों कि हमारी आजादी के बाद से सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव हो गया था, तो जो भी नियम कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी वो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर हो जाती, तो सुप्रीम कोर्ट उसको हियर करता था। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का जब इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने लगा, इंटरफेरेंस ज्यादा होने लगा, तो भाई हमारी सरकार को समझ में आया कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लाने के बाद उन्होंने बना दिया 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल के अंदर उन्होंने जो जो भी सब्जेक्ट्स रखे, दे वर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। यानी कि सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है और उस डिसीजन को डाल देती है 9th शेड्यूल में, तो वो डिसीजंस आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनका रिव्यू नहीं कर सकते। तो हो क्या रहा था भाई कि भाई लैंड रिफॉर्म्स हो रहा था, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया जा रहा था, उसके चलते भैया बहुत सारे जिनके जमीनें छीड़ी जा रही थी, उन्होंने जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिए, वो केस हियर होने लगे, एक दो डिसीजंस आ गए सरकार के अगेंस्ट में, तो सरकार ने बना दिया 9th शेड्यूल और बोला भाई जो लॉज हम इस 9th शेड्यूल में डालेंगे दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। लेकिन बाद में इसका मिसयूज भी बहुत हुआ, इसलिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 24 अप्रैल 1973 जो कि केशवानंद भारती केस की जजमेंट की डेट थी, इसके बाद जो भी नियम कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं दे आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, यानी उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कुछ भी कानून इसमें डाले गए थे उनका रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती। पर उसके बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर किसी कानून को, प्रोविजन को, एक्ट को इस 9th शेड्यूल में डाला गया है तो दैट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। फिर बात करते हैं 10th शेड्यूल की। तो यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। इसको लेके आया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। आर्टिकल 102 सेंटर के लिए, आर्टिकल 191 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। फिर भाई आखिरी के दो शेड्यूल दे लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक 11th शेड्यूल, एक 12th शेड्यूल। ये तो शायद सबसे आसान होता है याद करना। 11th 243 जी आर्टिकल और 12th 243 डब्ल्यू। 11th में बात करी गई है पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की, जिसमें 29 मैटर्स हैं। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू इसको जोड़ा गया था। 12th शेड्यूल में बात करी गई है म्यूनिसिपैलिटीज की पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 18 मैटर है इसमें। इस शेड्यूल को जोड़ा गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो खत्म कर रहा हूँ। इन तीन टेबल्स को मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इनको अलग से बनाया दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.